नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 जो कि 23 जनवरी को यह पेपर होगा। तो 23 जनवरी को पेपर से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। इसमें जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं। तो आप लोग इसे परीक्षा से पहले जरूर दे करके जाइएगा। वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी आप सभी लर्नर के लिए जो एक नए साल में ऑफ़र लेकर के आई है। यदि आप 1 मंथ से अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 22% का जो है यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और ये ऑफ़र आपका 1 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी के बीच ही है। तो यदि आप 1 मंथ से अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 22% का जो है आपको छूट नए साल में दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्ज़ाम लर्नर तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड ही ज़रूर यूज कीजिएगा। 22% का ऑफ़र केवल आपका 1 से 3 जनवरी 2022 तक ही है। दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पहला प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। 4 ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा ऑप्शन, गार्डनर ने। बहुविमात्मक प्रज्ञा यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रत्यय गार्डनर के द्वारा दिया गया था। और गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है। तो याद रखिएगा, पूछा भी जाता है प्रश्न कि गार्डनर ने कितने प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया है, तो 9 प्रकार के। और गार्डनर के अनुसार यदि देखा जाए तो बुद्धि जो है एक तत्व न होकर अलग अलग बुद्धियों का समुच्चय है। हालांकि ये बुद्धि एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र होती है। ये कथन जो है गार्डनर महोदय का है। तो यहाँ पे डी यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, डिसलेक्सिया में यह व्यक्त करने में कठिनाई होती है। तो ये यहाँ से तो एक प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है, डिस्फेजिया या डिसलेक्सिया में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, पढ़ने या वर्तनी की समस्या को जो है डिसलेक्सिया कहा जाता है। और अधिगम क्षमता, यह डिसलेक्सिया में मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं। और इस अक्षमता से ग्रस्त बालक जो है अक्षरों को उल्टे तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि यदि 6 लिखा है तो उसे बालक जो है 9 पढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और बोलने में कठिनाई को कहा जाता है डिस्फेजिया या अस्पीचिया। और व्यक्त करने में कठिनाई को कहा जाता है स्वैलीनता। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं दूसरा जो ऑप्शन है कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए या एक समावेशी कक्षा के शिक्षक की भूमिका नहीं है। समावेशी कक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसमें एक नियमित विद्यालय में सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक यानी कि प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालक या शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त बालक को एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं समावेशी शिक्षा में। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। चौथा प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, प्रेरित करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। और विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न करने से कक्षा में सजीवता बनी रहती है जिससे शिक्षण एवं अधिगम रोचक, प्रभावी एवं अस्थायी होता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो ये संबंधित है शारीरिक विकास से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः देखा जाए तो शारीरिक विकास से संबंधित है। और शारीरिक आकार और बनावट में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, तो वृद्धि कहलाता है। छठवां प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है।
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्भावस्था से। मानव विकास का प्रारंभ जो है गर्भावस्था से जो है शुरू हो जाता है और गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवधि वह गर्भावस्था कहलाती है। मानव विकास की इस प्रथम अवस्था में भ्रूण का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनमें सबसे पहला है गर्भावस्था, जो गर्भाधान से जन्म तक होता है। उसके बाद शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। फिर है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को जो है 2 से 12 वर्ष होता है ये। उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि वह 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। फिर उत्तर बाल्यावस्था आता है, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। फिर आपका किशोरावस्था आता है, वो 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक किशोरावस्था होता है। और फिर आपका यानी कि एडल्टहुड आता है, यानी कि वयस्कावस्था, जो कि 16 वर्ष से लेकर के ये 60 वर्ष तक होता है। फिर आपका वृद्धावस्था आ जाता है, यानी ओल्ड एज। तो यहाँ पे ये यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा, मानव विकास का प्रारंभ माना जाता है गर्भावस्था से ही। 7वां प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आर्यम गैने। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक के लेखक आर्यम गैने हैं और इस पुस्तक में गैने ने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है इनके द्वारा, जिनमें सबसे पहला सांकेतिक सीखना है, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, उसके बाद तीसरा है सरल श्रृंखला का सीखना, चौथा शाब्दिक साहचर्य सीखना, पांचवां विभेदीकरण, छठवां संप्रत्यय, सातवां नियम सीखना और आठवां है समस्या समाधान को सीखना। तो आर्यम गैने ने सीखने के जो मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है इन्होंने। 8वां प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है स्टेनले हॉल का। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टेनले हॉल का ये परिभाषा है, यानी कि कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। और हॉल ने जो है किशोरावस्था में अधिक तनाव का मूल कारण किशोरों की अंतः प्रेरणाओं जैसे कि परिवर्तनवाद या रूढ़िवाद तथा संवेदनशील कठोरता आदि में उनका मानसिक संघर्ष को बताया है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो भारतीय प्रतिमान के अनुसार पूछा गया, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 36 मिनट। एनसीईआरटी के अनुसार ये देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है, जिसमें सबसे पहले जो है पढ़ाना वो 6 मिनट होता है, फिर फीडबैक देना 6 मिनट, फिर जो है पुनर्योजना बनाना 12 मिनट, फिर पुनर्शिक्षण 6 मिनट, फिर आपका पुनर्फीडबैक आ जाएगा 6 मिनट, कुल आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 36 मिनट। तो जो है सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डब्ल्यू एलन के द्वारा 1963 में किया गया था। तो यदि पूछा जाए कि माइक्रो टीचिंग का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा डब्ल्यू एलन के द्वारा 1963 में किया गया था। और यह विधि विभिन्न शिक्षण संस्थानों में छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए प्रयोग की जाती है और भारत में इस पर प्रयोग वर्ष 1970 से शुरू हुआ था। 10वां प्रश्न, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉस महोदय का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ये कथन यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। यदि शिक्षक कक्षा में एक विद्यार्थी को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को जो है परामर्श देना चाहिए। समस्यात्मक बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जिनके व्यवहार में असमानता होती है, अर्थात व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर इनकी समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि इनका अंतर्वैयक्तिक संबंध वह समाप्त हो जाता है। तो परामर्श के माध्यम से जो है समस्यात्मक व्यवहार को पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट के आधार पर अच्छे व्यवहार करने को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं।
तो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं। दूसरा कथन यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा, बीएस ब्लूम। डॉक्टर बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि शिक्षा के व्यवहारात्मक पक्ष इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोशारीरिक पक्ष। बाकी जो है कोहलर ने सीखने का अंतःदृष्टि सिद्धांत दिया है, यानी कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद थार्नडाइक ने अधिगम का जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। 14वां प्रश्न, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है? तो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। चौथा ऑप्शन सही होगा। जो है प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन हार्टोग समिति 1929 ने किया था। और शिक्षा में अपव्यय का अर्थ है किसी भी स्तर की शिक्षा को पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देना। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। पूर्व ज्ञान से तात्पर्य है कि विद्यार्थियों के उन अधिगम अनुभवों से है जो कि पाठ को समझने के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करने वाला है। आप देख सकते हैं एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2। आपको मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो सबसे पहला है एनिमल इंटेलिजेंस, तो यह है थॉर्नडाइक का। तो ए का हो जाएगा तीसरा, यहाँ पे एनिमल इंटेलिजेंस हो जाएगा थॉर्नडाइक। पुनर्बलन की अनुसूची, तो इसका संबंध हो जाएगा स्किनर से। बी का हो जाएगा चौथा। फिर है सारगर्भिता का नियम, तो ये दिया गया है गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा। तो सी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। और अनुकूलन का संबंध हो जाएगा जीन पियाजे से। तो डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। और इस सिद्धांत के अनुसार विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति में कभी तीव्रता तो कभी मंदता देखने को मिलती है। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो ये बना है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भाग 3 में एक नए अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। और यह अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो चुका है। और यह अधिनियम 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो है मैकडूगल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल थे। और मूल प्रवृत्तियां क्रियाओं के लिए प्रेरक का कार्य करती हैं, इसीलिए मैकडूगल ने इन्हें जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव कहा है। मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जो किसी न किसी संवेग से जुड़ी रहती हैं। 20वां प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। 21वां प्रश्न, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है गिलफर्ड का। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
और 22वां प्रश्न है, यहाँ भी मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहला दिया गया है ब्रूनर। ब्रूनर का संबंध हो जाएगा संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से, तो यहाँ पे ए का हो जाएगा चौथा। फिर है आशुबेल। आशुबेल का संबंध होगा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से, तो बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद है ग्लेजर। ग्लेजर का संबंध होगा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से, सी का हो जाएगा पहला। और गार्डन का संबंध होगा साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान से, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न अब है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है, तो वह है समस्या की पहचान करना। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। समस्या समाधान का पहला चरण समस्या की पहचान करना है, और समस्या समाधान विधि के चरण जो है उसमें सबसे पहला तो आपका यही है, समस्या की पहचान करना। दूसरा चरण है डाटा कलेक्शन यानी कि आंकड़ों का प्रबंध करना। तीसरा है परिकल्पना का निर्माण करना, और चौथा चरण में आ जाएगा परिकल्पना का परीक्षण करना, और पांचवा अंतिम चरण जो है वह है निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न अब है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अगला जो प्रश्न है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, तो वह प्रस्तुतिकरण। तीसरा ऑप्शन सही होगा। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन सोपान जो है ये उभयनिष्ठ है, और शिक्षण के प्रथम स्तर स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का जो है कौशल जैसे कि ज्ञान एवं तथ्य संबंधी सूचनाएं प्रदान करना है, और बालकों की स्मरण शक्ति का विकास करना है। फिर तथ्यों को पुनः स्मरण करना, पहचानना व पुनः उन्हें प्रस्तुत करना है। और दूसरे स्तर में आपका बोध स्तर है, जो कि अधिगम कार्यों का लक्ष्य एवं संबंध मौखिक लिखित ग्राफीय सूचनाओं को समझना है, उनकी व्याख्या करना है, वर्गीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना एवं प्राप्त ज्ञान को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षमता को प्राप्त करना है। इन स्तरों में अतिरिक्त शिक्षण प्रतिमान के तीसरे स्तर चिंतन स्तर का उद्देश्य जो है सूझ की उत्पत्ति है, स्वचिंतन है, स्वचिंतन को बढ़ावा देना तथा आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना है। तो इसमें जो है पूछा गया है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, तो वह प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चौथा ऑप्शन सही होगा। स्किनर के द्वारा दिया गया है सिद्धांत, और यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पूछा जाए किसका है, तो स्किनर का है। और इस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। उसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो पहला ऑप्शन दिया गया ये पावलाव का है। उसके बाद जो है आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तो ये है आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, और सूझ का सिद्धांत एक कोहलर के द्वारा दिया गया है। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, तो वह आंत प्रज्ञ अवस्था। पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आंत प्रज्ञ अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ब्रूनर के सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। पहला है क्रियात्मक अवस्था, उसके बाद दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरा है संकेतात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था में बच्चा अपनी अनुभूतियों को क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है, और प्रतिबिंबात्मक अवस्था में बालक दृश्य प्रतिमाओं यानी कि विजुअल इमेज को माध्यम से अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है, और संकेतात्मक अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। 28वां प्रश्न, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं, पहला दिया गया है इसमें प्रस्तुतिकरण, दूसरा खोज है, तीसरा है संगठन या व्यवस्था, चौथा है आत्मीकरण, पांचवा है वाचन अभिव्यक्तिकरण। इनकी सही क्रम कौन सी होगी, तो इसमें देखा जाए सही क्रम तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा खोज, उसके बाद आ जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण, फिर आपका आएगा इसमें आत्मीकरण,
फिर आ जाएगा इसमें संगठन या व्यवस्था, फिर आपका लास्ट में आएगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, यानी कि दूसरा सबसे पहले होगा, फिर पहला होगा 2 1, फिर 4, फिर 3, फिर 5, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, जिनमें सबसे पहला है खोज, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मीकरण, चौथा है संगठन या व्यवस्था और पांचवा है वाचन या अभिव्यक्तिकरण। बौद्ध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में अधिक सूझबूझ उत्पन्न हो सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया अनुमूल्यन, यानी कि वैल्यूइंग, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी जो अनुप्रयोग हो गया, यानी कि एप्लीकेशन, बोध, अंडरस्टैंडिंग तथा ज्ञान यानी कि नॉलेज, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। उसके अतिरिक्त जो है उसमें विश्लेषण आता है, यानी कि एनालिसिस है, फिर संश्लेषण आता है, यानी कि सिंथेसिस है, उसके बाद लास्ट में आता है मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन, भी जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से ये संबंधित है। तो याद रखिएगा इसमें पहला जो है अनुमूल्यन नहीं है। और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो तीसरा जो दिया गया इसमें लंबवत, लंबवत अधिगम का वक्र नहीं। अधिगम के 4 वक्र हैं। सबसे पहला है सरल रेखीय वक्र, पहला है सरल रेखीय वक्र। जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से ही वृद्धि होती है, जैसे कि ये हो गया, मान लीजिए जब समय के साथ साथ यानी कि अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है तो यह वक्र निर्मित होता है और इसकी आकृति जो है इस प्रकार आपका बनेगा। दूसरा वक्र होता है नतोदर वक्र, दूसरा नतोदर वक्र होता है और इस वक्र में समय अथवा अभ्यास के साथ अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती है। और तीसरा है उन्नतोदर यानी कि उत्तल वक्र, और इस वक्र में समय तथा अभ्यासों के साथ अधिगम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। इसकी आकृति यदि देखा जाए तो आपका ऐसे बनेगा। फिर है चौथा मिश्रित वक्र, चौथा मिश्रित वक्र है और मिश्रित वक्र यह जो है उन्नतोद या नतोदर वक्र का मिश्रण है। इस वक्र में प्रारंभिक एवं अंतिम समय में अधिगम की मात्रा कम तथा मध्य में अधिक होती है। तो 4 जो है आपका, यानी कि जो बताया गया अधिगम के 4 वक्र, तो उसमें सबसे पहला है आपका सरल रेखीय वक्र, उसके बाद दूसरा है नतोदर वक्र, तीसरा है उन्नतोदर जिसे उत्तल वक्र कहते हैं और चौथा है मिश्रित वक्र। तो इसमें लंबवत नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपका एग्ज़ाम 23 जनवरी को है यूपी टेट का, तो एक बार आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाइएगा परीक्षा से पहले, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अकेडमी पे जो है उद्गम यूपीपीएससी RORO 2021 मेंस के लिए यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 के लिए बैच को शुरू कर दिया गया है। जो लोग जो है अनअकैडमी पर RORO मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं या जो है कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हिंदी आलेखन है, इसमें सामान्य हिंदी है और हिंदी निबंध। ये बैच आपका 22 दिसंबर से शुरू कर दिया गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से जो है डिटेल में देख सकते हैं और बैच से जो है जुड़ सकते हैं। उसके बाद है उन्नत यूपी लेखपाल 2021 प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज जो है ये शुरू कर दिया गया है। आप इसे भी जो है इसमें इनरोल होकर के जो है आप ये पूरी जो है डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये 6 बजे शाम को जो है ये 90 मिनट का सेशन होता है जिसमें कंप्लीट सिलेबस जो है आपको दिया जाएगा। ये प्रत्येक सैटरडे यानी कि शनिवार को फ्री टेस्ट सीरीज जो है कराया जाता है। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 250 मार्क्स के होते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, आप जो है वहाँ से जाके इनरोल हो सकते हैं। फिर आपका विजय भाव यूपीपीएससी PCS मेंस टेस्ट सीरीज, तो आप जो है शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं और टाइम इसका आपका 9:30 से 12:30 है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपका विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स GS पेपर का फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो कि फ्री MCQ बेस्ड जो है टेस्ट सीरीज है ये, और 12 से लेके 26 दिसंबर तक जो है ये आपका बैच है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी जो है लिंक दे दिया गया और इसमें आप जो है रैंक 1 2 3 4 से लेकर 25 तक
जो है आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दे दिया गया, वहाँ पे जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू जो है आप लॉगिन करके आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यदि आप यूज़ करेंगे एग्जाम लर्नर तो 10% आपको जो है डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा।